नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्रों को मैं पीसी पंत की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक पेपर। यह पेपर आज 7 जनवरी 2024 को पशुधन प्रसार अधिकारी का एक पेपर हुआ है, उसमें उसके ये क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, हालांकि यह सब्जेक्टिव पेपर था, लेकिन इसमें उत्तराखंड के और कुछ जीएस के अच्छे क्वेश्चन हमें दिखे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए जो है लाया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर इस पेपर के मैं 40 क्वेश्चन आपके बीच में जो है रख रहा हूँ, और दोस्तों इन क्वेश्चनों का हम आपको हल भी बताएंगे, साथ साथ गहन अध्ययन भी करेंगे। और इन प्रश्नों में से 40 में से करीब 35 क्वेश्चन बहुत सरल हैं, बेसिक हैं, और मैं यह चाहूँगा कि आप भी अपना अनुमान लगाएं कि आप 40 में से कितने प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप 40 में से 35 क्वेश्चनों के आंसर भी जानते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप एक अच्छी तैयारी में हैं, और किसी भी समय में किसी भी पेपर में आप परीक्षा में जो है सफल हो सकते हैं। यदि आपका 35 से कम स्कोर आ रहा हो दोस्तों, तो थोड़ा सा चिंता का विषय तो है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके 40 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो शुरू कर रहा हूं मैं इसको। पहला क्वेश्चन आप देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के 4 धामों का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि नहीं है। कई बार एग्जाम में छात्र क्या करते हैं कि वो नहीं को नहीं पढ़ते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं, तो वो पढ़ लेते हैं कि 4 धाम का हिस्सा है, और वो सीधे ही पहला ऑप्शन देखते हैं बद्रीनाथ, और यहाँ पे जो है वो क्लिक कर देते हैं, बोलते हैं यार ये 4 धाम है। पर दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि नहीं है। तो दोस्तों, बद्रीनाथ इसका आंसर नहीं हो सकता, केदारनाथ भी आंसर नहीं हो सकता है, गंगोत्री भी आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तीनों जो हैं हमारे 4 धामों में शामिल हैं। अगर हम बात करें रुद्रनाथ की दोस्तों, यह उत्तराखंड के 4 धामों में शामिल नहीं है, बल्कि यह पंच केदारों में शामिल है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं उत्तराखंड के 4 धामों की। तो दोस्तों, उत्तराखंड में जो 4 धाम हैं वो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये 4 धाम हैं, जिनमें से 2 धाम उत्तरकाशी जिले में है, यमुनोत्री और गंगोत्री, और केदारनाथ रुद्रप्रयाग, और बद्रीनाथ जो है वह हमारा चमोली ज़िले में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सीधे सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी रुद्रनाथ सही उत्तर है। तो दोस्तों, रुद्रनाथ हमारे उत्तराखंड में पंच केदारों में शामिल होता है। और दोस्तों, अगर पंच केदारों की हम बात करें तो पंच केदारों में जो सबसे पहला केदार होता है वह केदारनाथ धाम है, जहाँ पर शिव के पृष्ठभाग की पूजा होती है। दूसरे केदार की हम बात करें तो दोस्तों मद महेश्वर नाथ है, यह भी रुद्रप्रयाग जिले में है, और यहाँ पर शिव की नाभि की पूजा होती है। और अगर हम तीसरे केदार की बात करते हैं दोस्तों, तो तुंगनाथ होता है, जहाँ पर शिव के जो है भुजाओं की पूजा होती है। यह तीनों एक ही ज़िले रुद्रप्रयाग में आते हैं। उसके बाद दोस्तों, यदि हम बात करें तो 2 जो पंच केदार हैं वो हमारे चमोली ज़िले में हैं, जिसमें से जो चौथे नंबर पे है दोस्तों वो कल्पेश्वर नाथ हो गया, जहाँ पर केशों की पूजा होती है, शिव के जटाओं की पूजा होती है। और अगर हम बात करें रुद्रनाथ की दोस्तों, तो यह भी जो है चमोली ज़िले में है, यहाँ पर शिव के रौद्र मुख की पूजा होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि यह क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आई होप सभी का, जिन छात्रों ने यह परीक्षा दी होगी उनका सही होगा। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों हम। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस में भारत के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस में भारत के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि सही आंसर होगा अनुच्छेद 44। दोस्तों, अनुच्छेद 44 जो है वह समान नागरिक संहिता, जो कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है, उसका इसमें वर्णन है। जो हमारा संविधान है उसके भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों में 36 से 51 तक जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसमें इसका वर्णन है। दोस्तों, अक्सर आपने पेपर में देखा होगा कि नीति निर्देशक सिद्धांत से क्वेश्चन आता है, और मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगा कि किसी भी परीक्षा में जब आप बैठते हैं तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक के अनुच्छेद निश्चित तौर पे आपको याद होने चाहिए। इसमें हालांकि मैं यह मानता हूँ कि लगातार सारे अनुच्छेद हर छात्र को याद नहीं हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों 36 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसमें परिभाषा है, लेकिन 37 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 37 में बोला गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें 38, 39, दोस्तों कभी भी किसी भी पेपर में पढ़ के जाइएगा। हालांकि 44 अक्सर पेपरों में देखा जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि बार बार वही क्वेश्चन आए। तो आप कम से कम 37, 38, 39 पढ़ के जाइएगा।
तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। 37 में यह कहा गया है कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है, ओके। और 38 में ये बोला गया है कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो लोक कल्याण की भावना से जो है बनाए गए हैं। उसके बाद 39 में जो है वह बात की गई है समान कार्य हेतु समान वेतन की, जहां पर दोस्तों 1976 में समान पारिश्रमिक जो अधिनियम आया था कि महिला और पुरुष यदि समान परिश्रम कर रहे हैं तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए। यह क्वेश्चन भी 2018 समूह ग में देखा गया था। तो दोस्तों लगातार आपको ये याद होना चाहिए। और अनुच्छेद 40 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर पंचायतों के गठन की बात की गई थी। तो दोस्तों कम से कम ये 2-3 आपको याद होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप थोड़ा सा अगर जो है यहाँ पे 47 को भी याद करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। 47 में बोला गया है कि मनुष्य को जो है अच्छा आहार लेना चाहिए, पोषाहार लेना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, मद्यपान नहीं करना चाहिए। 48 भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 49 भी इंपॉर्टेंट है। 49 में राष्ट्रीय स्मारकों की बात की गई है। और अनुच्छेद 50 भी इम्पोर्टेंट है। 50 में बात की गई है कि न्यायपालिका और जो है जो कार्यपालिका है उसका आपस में पृथक्करण की बात की गई है। और 51 तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको जो है जहाँ पर ये बात की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये राय दूंगा, किसी भी पेपर में आप नीति निर्देशक सिद्धांतों को पढ़ करके अवश्य जाइएगा। यहाँ पर हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी था। एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बना करके, इन 2 क्वेश्चन आपने देखे, इनमें से एक क्वेश्चन आपको मैं स्पेशली बना करके देना चाहता हूं। और मैं देखना चाहूँगा कि कौन कौन इसके सही आंसर जो है करते हैं, कमेंट करते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन था इसमें पूछा गया था कि उत्तराखंड में 4 धाम में कौन नहीं है, तो हमारा आंसर था रुद्रनाथ। और दूसरे वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि समान नागरिक सिविल संहिता, तो अनुच्छेद 44। एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ कि उत्तराखंड का वह कौन सा 4 धाम है, उत्तराखंड का वह कौन सा 4 धाम है। हम आप सभी जानते हैं 4 धाम है हमारे यहाँ पे, ठीक है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो इन 4 धामों में से वह कौन सा 4 धाम है जो भारत के 4 धामों में भी शामिल है। क्योंकि दोस्तों भारत के 4 धाम अलग हैं और उत्तराखंड के स्पेशली ये 4 धाम हैं, लेकिन इन 4 धामों में से एक 4 धाम ऐसा है जो भारत के 4 धामों में भी शामिल है। देखना चाहूँगा दोस्तों कितने लोगों को यह क्वेश्चन आता है, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अपने प्रदेश के बारे में इतनी जानकारी तो हमको होनी ही चाहिए। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों हम। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। दोस्तों हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा आसान क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा दोस्तों, हमारे संविधान में जब मूल रूप से संविधान बना था दोस्तों 395 अनुच्छेद थे, और उस टाइम पे जो है ना 8 अनुसूचियाँ थी। अब जो बढ़ करके 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं और 22 भाग हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं भी मानता हूँ कि 395 अनुच्छेद हर कोई याद नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों एटलीस्ट हमको जो है 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग तो पता होने ही चाहिए जब हम पॉलिटिकल साइंस की अगर क्लास पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो दोस्तों देखिए, तमिल, संस्कृत, अंग्रेजी और तेलुगु, और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो आंसर होगा वो होगा अंग्रेजी, क्योंकि दोस्तों संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें प्रारंभ में जो है 14 भाषाओं को शामिल किया गया था मूल रूप से। आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया था। आंसर होगा 14। लेकिन दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि 8 और भाषाएं ऐड हो गई, ठीक है। तो 8 और भाषाएं ऐड हो गई, तो अब कुल मिलाकर के हो गई हैं 22। तो दोस्तों यहाँ पर ना अब एक एज ए स्टूडेंट अगर सोचा जाए, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, मैं समझ सकता हूँ अगर किसी स्टूडेंट को ये बोला जाए कि भाई सुनाओ 22 के 22, तो ऑब्वियसली बात है कि हो सकता है स्टूडेंट 22 के 22 याद ना करे और वो जो है कुछ ना कुछ भूल जाए। तो लेकिन दोस्तों आप कैसे याद करोगे, अपनी तैयारी कैसे करोगे, थोड़ा सा मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जिस तरीके से मैंने याद किए हैं आप भी इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है दोस्तों उसमें टोटल 22 भाषाएं हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों इसमें याद करने के लिए, आपको जो शुरू के ना 14 हैं वो कतई याद नहीं करने हैं, क्योंकि दोस्तों कुछ तो कॉमन सेंस की बात होती है, जैसे संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है, या अन्य जो हमारी भाषाएं हैं, कुछ कॉमन सेंस हैं जो बन जाती हैं। लेकिन दोस्तों अब शुरू के 14 आप याद नहीं करोगे, आप क्या करोगे, जो बाद में जो 8 हैं दोस्तों उसको याद कर लोगे। अब आप कहेंगे सर इससे क्या हासिल होगा, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों
शुरू में क्या था कि 14 भाषाएं थी, उसके बाद में 8 और ऐड हो गई, तो कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 22। लेकिन दोस्तों आपको पता है जब संविधान में कोई भी चीज़ ऐड होती है या निकाली जाती है तो उसके लिए संविधान में संशोधन होता है। तो दोस्तों इन 8 भाषाओं को जोड़ने के लिए कुल संविधान में 3 संशोधन हुए हैं। तो अगर आप इन 3 संशोधनों को पढ़ लेते हैं, एक तो आपका अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, 3 संशोधन आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा जो है आपको ये भी याद हो जाएगा कि उनके अंतर्गत वो 8 भाषाएं कौन हैं। तो दोस्तों संविधान में इसके लिए जो पहला संशोधन हुआ था दोस्तों, वह हुआ था 21वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो जो 21वां संविधान संशोधन था दोस्तों, वो हुआ था 1966 ईस्वी में, ठीक है। हाँ, 1966 ईस्वी में करीब जो है हुआ था, और वो था 21वां संविधान संशोधन। 66-67 ऐसी था, थोड़ा सा मैं भी भूल रहा हूँ, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो वो जो संविधान संशोधन था दोस्तों, 21वां संविधान संशोधन था, उसके द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। सिंधी भाषा को यहाँ पर जोड़ा गया था। तो जब सिंधी भाषा को जोड़ा गया तो अब कितनी हो गई भाषाएं, 15 हो गई। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि 21वें संविधान संशोधन के बाद फिर होता है दोस्तों 71वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो 71वां संविधान संशोधन जो है 1992-93 के आसपास होता है, और इसमें क्या होता है कि इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया। जो 71वां संविधान संशोधन हुआ दोस्तों, वो 3 भाषाएं कौन कौन सी थी, वो थी नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, ठीक है। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। तो 3 एक हो गया और 1 4, तो मिला के कितने हो गए, 4, यानी 14 और 4 कितना हो गया, 18। तो दोस्तों 2 संविधान संशोधन हमने पढ़े, एक 21वां संविधान संशोधन और एक 71वां संविधान संशोधन। उसके बाद दोस्तों 2002-03 में फिर होता है 92वां संविधान संशोधन, 92वां, ठीक है। तो 92वां संविधान संशोधन जब होता है दोस्तों, तो यहाँ पर फिर 4 भाषाओं को शामिल किया जाता है। इनमें जो थी दोस्तों, उसमें थी मैथिली, कोंकणी और वोडो और असमिया, ठीक है। तो इन 4 लैंग्वेज को जो है दोस्तों वहाँ पर जोड़ा गया, ठीक। तो 4 पहले हो गई थी और 4 ये हो गई, मिला के कितने हो गए, 8। अब दोस्तों इसमें ध्यान देने की बात क्या है, केवल आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि राजस्थानी भाषा को आज भी मान्यता नहीं दी गई है, ठीक है। तो कभी भी इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, एक बार 2016 में पेपर में देखा गया था, जहाँ पे उसने राजस्थानी को भी ऑप्शन में दे दिया था और नेपाली को भी ऑप्शन में दे दिया था। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ना नेपाली कर दिए थे, उन्हें लगा कि नेपाली भाषा को मान्यता नहीं है, लेकिन दोस्तों नेपाली भाषा को मान्यता दी गई है। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली भाषा को मान्यता मिली हुई है। तो इस तरीके से दोस्तों 21वां संविधान संशोधन मैंने आपको बताया, फिर मैंने 71वां आपको बताया, फिर मैंने आपको बताया 92वां संविधान संशोधन। एक भाषा एक में जुड़ी, 3 एक में जुड़ी और 4 एक में, तो कुल मिलाकर के कितनी हो गई, 8। तो लास्ट की अगर आपको 8 याद होता है, शुरू का अगर 14 आप नहीं भी याद करोगे दोस्तों चलेगा। हो सकता है एग्जाम में कोई कठिन प्रश्न आ जाए, लेकिन दोस्तों घबराने की बात नहीं है। अगर आपको इतना भी पता होता है तो एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन जाता है। इसका तो आंसर बहुत सरल था, अंग्रेजी। उसके बाद दोस्तों चौथे क्वेश्चन की ओर मैं आपको ले जा रहा हूँ। किस संवैधानिक संशोधन एक्ट ने ग्राम सभा को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देखिए, पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज में आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 243 में जो है 16 अनुच्छेद जोड़े गए, ठीक है। तो 243 का ABCD करके आपको पता होना चाहिए कि ओ तक जो है अनुच्छेद जोड़े गए, ठीक है। तो वहाँ पर 16 आर्टिकल जोड़े गए, जिसमें 243 में परिभाषाएं हैं और 243 का ए में ही ग्राम सभा का जिक्र है। तो दोस्तों यह 73वां संविधान संशोधन, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि यहाँ पर पूछा जाता अन्य क्वेश्चन कुछ, अगर वो हो सकता है 243 के अंदर कोई अन्य आर्टिकल को भी पूछ सकता था, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको मैं एक राय दूंगा कि आपके पास जो भी बुक होगी, अगर नहीं होगी तो आप नेट से निकाल करके पढ़ लीजिएगा। अनुच्छेद 243 के ए से लेकर के 243 के ओ तक आपको याद होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों अधिकतर यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप देखें तो अभी RO की जो परीक्षा हुई थी वहाँ पर भी पूछा गया था 243 का आई,
एक बार अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो मैं आपको थोड़ा सा करा देता हूं। अनुच्छेद 243 में दोस्तों परिभाषाओं की बात की गई है ग्राम पंचायत के लिए, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 243 का ए में दोस्तों ग्राम सभा का जिक्र है, ठीक है। ओके, उसके बाद दोस्तों उसके बाद जो जिक्र है 243 के बी में आते हैं तो वहाँ पे बात होती है कि ग्राम सभा का जो है गठन कैसे होगा, इसकी बात की गई है, ठीक है, कि किस प्रकार से क्या उसके मानक होंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में 500 की पॉपुलेशन पे एक ग्राम सभा बन जाती है, और मैदानी क्षेत्रों में अगर जैसे देखा जाता है कि शहरी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में देखा जाता है वहाँ पे अगर ग्रामीण एरिया है तो 1000 की पॉपुलेशन पर ग्राम सभा बन जाती है। उसके बाद दोस्तों 243 के सी में हम बात करें तो यहाँ पर संरचना की बात की गई है ग्राम सभाओं की, ठीक है, या पंचायतों के। उसके बाद यदि हम अच्छा एक चीज़ और 243 का जो बी है उसको हम पंचायतों का संविधान भी एक तरीके से बोल देते हैं, ठीक है। ओके, 243 का डी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जहाँ पर पंचायतों के अंतर्गत आरक्षण की बात की गई है। तो दोस्तों इस आरक्षण में कभी कभी पूछ लिया जाता है, अभी हम 31 दिसंबर के पेपर में देख रहे थे, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया था। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जो संविधान में जो प्रावधान है वो 33% महिलाओं के लिए आरक्षण का जिक्र है और SC ST के लिए रिजर्वेशन की बात की गई है। लेकिन दोस्तों हमारे उत्तराखंड में यह जो है 50% है। उत्तराखंड, बिहार आदि कई, हिमाचल, कई राज्यों में यह 50% किया गया है, और हालांकि संविधान में 33% है। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में आज भी यह जो है 33% है, 50% नहीं है। चलिए, उसके बाद 243 के डी के बाद दोस्तों आपको ई आना चाहिए। 243 के ई में पंचायतों में कार्यकाल का जिक्र है, और एफ की बात करें तो दोस्तों सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता की बात की गई है। एफ के बाद दोस्तों हम बात करते हैं ABCDEF। जी की हम बात करते हैं दोस्तों, जी में शक्तियों और कार्यों की बात की गई है। चाहे कार्य पूछे चाहे शक्ति पूछे, आप 243 का जी करेंगे दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद एच की बात करते हैं तो पंचायतों में करारोपण की शक्ति की बात की गई है कि पंचायतों को कौन कौन से कर लगाने की शक्ति होती है। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पंचायतें जो है वह पथ कर यानी राज्य जो छोटे छोटे मार्ग होते हैं उन पर कर लगा सकती है, और मेले और व्यापार पर कर लगा सकती है, GH। उसके बाद दोस्तों IJK, आई में दोस्तों यहाँ पर बात की गई है 243 के आई में जो राज्य में वित्तों की व्यवस्था होती है पंचायतों के लिए, उसकी बात की गई है, ठीक है, वित्त 243 का आई। उसके बाद जे के बाद होता है, जे में होता है दोस्तों लेखा अंकेक्षण, मतलब जो लेखा जोखा रहता है, ठीक है। ओके, IJK के मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी नए छात्र इसको देख रहे हैं, पुराने छात्र तो अक्सर जानते हैं कि 100 बार कम से कम ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है। 243 का जो के है उसमें दोस्तों निर्वाचन की बात की गई है। जो राज्य का निर्वाचन होता है दोस्तों वही पंचायतों में निर्वाचन की व्यवस्था को देखता है। इट मीन्स दोस्तों पंचायतों के निर्वाचन में केंद्र सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। 243 का के। उसके बाद दोस्तों जे के, उसके बाद एल में दोस्तों हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। एल में ये कहा गया है कि जो संघीय क्षेत्र हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, उन पर भी इसको लागू होना पाया जाता है, ठीक है। JKL। MN आप नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, लेकिन ओ जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ओ में कहा गया है दोस्तों, ओ से आप ऐसे बना सकते हैं ऑब्जेक्शन। ये बोला गया है कि पंचायतों के जो चुनाव इत्यादि होंगे इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, बल्कि जो है यही निर्वाचन आयोग ही इसको जो है राज्य का इसको हैंडल करेगा। तो दोस्तों जिन लोगों ने को याद नहीं था, आप इसको वीडियो को पॉज करके रोक करके एक एक करके लिख भी सकते हो, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, सामान्य बुकों में दोस्तों यह जानकारी नहीं है। अगर आप बड़ी बुक पढ़ते हैं जैसे जो है M लक्ष्मीकांत या फिर दृष्टि की बुक पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस की, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। उन अवशिष्ट विषयों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूची में उल्लेख न हो, निम्न में से कौन विधि का निर्माण कर सकता है। ऐसे विषय जिस पर केंद्र, राज्य और समवर्ती का उल्लेख न हो। तो यहाँ पर कह रहे हैं दोस्तों केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, केवल संसद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा केवल संसद, ठीक है। ऐसा लोकसभा राज्यसभा नहीं होगा, केवल संसद होगा। वैसे भी अवशिष्ट शक्तियाँ हमारे पास जो है ये जो है केंद्र के पास होती है। उसके अगर हम देखें केंद्र में भी जब विषय नहीं है तो संसद ही आंसर होगा। उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा है गणतंत्र का अर्थ होता है जहाँ राज्य का प्रमुख वंशानुगत हो। दोस्तों गलत आंसर है। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा इंग्लैंड में होता है, ब्रिटेन में। उसके बाद जहाँ राज्य का प्रमुख
निर्वाचित होता हो। दोस्तों निर्वाचित हमारे यहाँ होते हैं, ठीक है। जहाँ राज्य का प्रमुख नामांकित, दोस्तों ये गलत है, नामांकित नहीं होते हैं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, जहाँ राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। भारत देश को एक राज्य या संघ बोला गया है दोस्तों, राज्यों का संघ है। तो राज्य का प्रमुख मतलब हुआ दोस्तों राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति हमारे देश में दोस्तों निर्वाचित किया जाता है, मनोनीत नहीं किया जाता और वंशानुगत भी नहीं होता है। 7वें क्वेश्चन की ओर आइए दोस्तों। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की त्रिस्तरीय योजना की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम बताइए। तो दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने ही सर्वप्रथम बोला था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब स्थानीय स्वशासन पंचायती राज में त्रिस्तरीय योजना होनी चाहिए। दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति पर आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। किसी भी छात्र को मेरा यह मानना है कि इस चैप्टर को यदि पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि बलवंत राय मेहता समिति कब बनी। तो दोस्तों 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। बलवंत राय मेहता समिति ने उसी वर्ष अपनी रिपोर्ट दे दी। फिर 1958 में नेहरू जी ने उसकी रिपोर्ट को यानी एक्सेप्ट कर लिया और उसी की रिपोर्ट के आधार पर नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से पंचायती राज की शुरुआत कर दी थी। तो दोस्तों यहाँ पर एटलीस्ट अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको एक चीज़ और पढ़ना चाहिए कि सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में दोस्तों क्या हुआ था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। उसके बाद दोस्तों फिर 1953 में राष्ट्रीय विस्तार समिति चलाई गई। तो जब दोस्तों ये दोनों कार्यक्रम फेल हो गए तब जाकर के बलवंत राय मेहता समिति नेहरू जी ने बनाई। अगर आपको कभी पूछा, आपके मन में विचार आए कि दोस्तों ऐसा क्यों किया गया, दोस्तों ऐसा इसलिए किया गया कि भारत की आज़ादी के बाद नेहरू जी ने ये सोचा कि क्यों न जो है देश का में जो गांव में अंतिम छोर पर जो बैठा व्यक्ति है उसका विकास कैसे किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया। जब दोस्तों वो नहीं चल पाया तो राष्ट्रीय विस्तार समिति बनाई। वह भी जब नहीं हुआ तब बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। मेरा आपसे आग्रह है दोस्तों, जब पढ़ाई करते हो तो गहन अध्ययन कीजिए। बलवंत राय मेहता समिति के बाद दोस्तों फिर एक और समिति बनाई गई थी 1977 ईस्वी में, जिसका नाम है अशोक मेहता समिति। आप यहाँ पर इसमें देख भी रहे हैं अशोक मेहता समिति। यह क्यों बनाई गई, कैसे बनाई गई, ये भी मैं आपको अभी बताऊँगा। तो दोस्तों जनता दल पार्टी की सरकार उस समय थी। अशोक मेहता समिति उन्होंने बनाई 1977 सही आंसर होगा, कभी भी 78 मत कीजिएगा दोस्तों, पटवारी की परीक्षा में यह पूछा भी गया था, ठीक है। 78 में उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। लेकिन दोस्तों 1979 में क्या होता है कि जनता दल मोरारजी देसाई की सरकार जो है वो गिर जाती है और उसके बाद फिर जो है 1980 में चुनाव होता है, कांग्रेस की फिर से सरकार आती है और अशोक मेहता समिति ने जो भी सिफारिशें करी उनको भंग कर दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पर प्रश्न आता है कि उन्होंने कौन सी सिफारिशें की। तो दोस्तों मैं कुछ आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। अशोक मेहता जी ने जो पहली सिफारिश की थी वो ये की थी कि पंचायती राज जो है त्रिस्तरीय नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है वह होना चाहिए, उन्होंने कहा था द्विस्तरीय। कितना? द्विस्तरीय। अब द्विस्तरीय में उन्होंने किस किस की बात की थी, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। उन्होंने कहा कि जो है एक होना चाहिए प्रखंड स्तर, ठीक है, यानी खंड स्तर होना चाहिए, और एक होना चाहिए जिला स्तर, और गांव स्तर को जो है दोस्तों उन्होंने हटाने की बात की गई थी। और एक और बात बहुत बड़ी की थी जिसको मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ दोस्तों। हो सकता है आपने किसी बुक में पढ़ा भी हो। यदि दोस्तों पहली बार पढ़ रहे हों, पहली बार जान रहे हों तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा अगर आपका कमेंट आया तो, ठीक है। ओके, तो उन्होंने क्या बात की थी मैं आपको थोड़ा खास बताने वाला हूँ। दोस्तों आपने आजकल देखा होगा जब पंचायतों में चुनाव होते हैं तो वहाँ पर दलगत राजनीति के चुनाव नहीं होते हैं। मतलब हमारे गाँव में जब पंचायतों के चुनाव होते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें बीजेपी या कांग्रेस या फिर सपा, इन सब का कोई रोल नहीं होता है। यानी उसमें कोई चुनाव चिन्ह, हाथ या फूल या साइकिल ऐसे नहीं दिया जाता, बल्कि स्थानीय लोग ही जो है बिना किसी पार्टी के चुनाव को लड़ते हैं। लेकिन दोस्तों अशोक मेहता वह व्यक्ति था जिसने क्या बोला था कि नहीं, पंचायतों में जो चुनाव होंगे दोस्तों वह दलगत राजनीति से प्रेरित होने चाहिए। उनका यह कहना था कि अगर राजनीतिक दलों की इसमें भागीदारी रहेगी तो शायद और बढ़िया होगा। लेकिन दोस्तों इनकी इन सभी मांगों को ठुकरा दिया गया, क्योंकि इनकी सरकार जो है जनता दल की सरकार स्वतः ही समाप्त हो गई। जब मुखिया ही नहीं रहेगा तो क्या कर लोगे। ओके, उसके बाद 8वें क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों।
भारत में भाषाई आधार पर सृजित पहला राज्य कौन था? तो दोस्तों इसका बहुत सिंपल सा आंसर है आंध्र प्रदेश। अगर कभी पूछा जाए आपसे तो 1 अक्टूबर 1953 इसका सही उत्तर होता है, जब नेहरू जी को मजबूरी में ऐसा करना पड़ा था। उसके बाद दोस्तों कुछ चीज़ें मैं और आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। 1953 में ही यह आयोग बनाया गया फजल अली के नेतृत्व में, और फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग कहेगा तो आपका आंसर होना चाहिए 1953, और यदि वो पूछेगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम तब आपका आंसर होगा दोस्तों 1956। ठीक है, और इस अधिनियम ने क्या कहा था, थोड़ा थोड़ा मैं आपको ये भी बताता हूँ। इस अधिनियम ने स्वीकार किया कि हाँ, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, परंतु उन्होंने एक बात और कही कि एक राज्य की एक ही भाषा का प्रावधान नहीं होगा। अगर अन्य भाषा को बोलने वाले लोग भी वहाँ हैं तो वो भी रहेंगे। हाँ, अगर उस भाषा को बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं तो इस आधार पर राज्य का गठन हो सकता है, ऐसा उन्होंने बोला था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी, यही मैं जो है उम्मीद करता हूँ। आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा। 9वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में कमेंट नहीं करूँगा, और जब मुझे ही नहीं पता है तो मैं आपको कैसे बताऊँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है, कहता है। तो दोस्तों मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। और दोस्तों एग्ज़ाम में आपने भी देखा है कि 100 में से 100 मार्क्स से किसी के नहीं आ सकते हैं, आप छोड़ भी सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, ओके। हालांकि जिसका भी ये पेपर है उसने इस क्वेश्चन को किया हुआ है ये। ठीक है, अब हम नहीं जानते कि इसका सही आंसर क्या होगा, आपको अगर आए तो आप कमेंट कीजिएगा। 10वें क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो दोस्तों खारे पानी की सबसे बड़ी झील कह रहा है, चलो हम इसमें थोड़ा एलिमिनेट करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है बुलर झील। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, ये तो मीठे पानी की सबसे बढ़िया झील है। ये देखो लाकटक लिखा है ना, लोकटक झील है, ये मणिपुर में है। ये उत्तर भारत, ये जो है पूर्वोत्तर की सबसे अच्छी झील है मीठे पानी की। दोस्तों डल झील भी जम्मू कश्मीर में है, यह भी मीठे पानी की झील है। तो इसका सही आंसर होगा चिल्का झील। चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा में है, और अगर हम खारे पानी में बात करें क्षेत्रफल के बड़ी होने के हिसाब से यह भारत में सबसे बड़ी झील है। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता खारे पानी की सबसे बड़ी झील या फिर खारेपन के लवणता के आधार पर सबसे बड़ी झील, तो होता सांभर झील जो राजस्थान में है। तो इसका आंसर बहुत ईजी है, तो सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील होगी वो होगा चिल्का। ओके, आगे बात करते हैं दोस्तों, भारत में किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है? दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा राजस्थान। तो दोस्तों जो थार मरुस्थल है वो हमारे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है, जो राजस्थान के साथ साथ पाकिस्तान में भी इसका विस्तार है। ठीक है, तो यहीं पर मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पर आपको बताना है कि टकला माकन जो मरुस्थल है वो कहाँ पर है। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला 12वां क्वेश्चन दोस्तों, भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है मानव निर्मित। हीराकुंड झील दोस्तों, ये हीराकुंड की अगर हम बात करें तो ये जो है महानदी पर बनी हुई है, उड़ीसा में है। डल झील जम्मू कश्मीर में है। चिल्का झील भी उड़ीसा में है। जो एक लैगून झील है दोस्तों मानव निर्मित नहीं है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, ओके। चलिए अगला 13वें क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्तों, तो सही आंसर 12वें का डी होगा। 13वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय बीज निगम। तो दोस्तों इसमें भी मैं श्योर नहीं हूँ, तो आपको यदि आए तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ओके। वैसे भी ये दरअसल ना पशुधन प्रसार अधिकारी से संबंधित था, तो ये सब्जेक्टिव है, अगर आपको पता हो तो आप इसको कमेंट कीजिएगा। 14वें क्वेश्चन की ओर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक युद्ध वाद्य यंत्र है? युद्ध, तो दोस्तों देखिए मोचंग वाद्य यंत्र तो है, लेकिन युद्ध में यूज नहीं होता है, बल्कि ये जंगलों में चरवाहों के द्वारा बजाया जाने वाला है। इसके बाद देखिए दोस्तों नगाड़ा इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ढोल नगाड़ा एक चर्म वाद्य यंत्र है और यह युद्ध में प्रयोग होता है। सारंगी भी नहीं होगा, अलगोजा भी नहीं होगा। ओके, तो इसका आंसर होगा नगाड़ा। 15वें क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, सलेम स्टील प्लांट किस राज्य में बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यही क्वेश्चन दोस्तों
आया था आपको 2021 में वीडियो का जो 3 शिफ्टों में पेपर हुआ था उसके 3rd शिफ्ट में पूछा गया था। यहाँ पर ये रिपीट हो गया, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो दोस्तों सही आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु इसका जो है वो राइट आंसर होगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक नामिक हिमानी से निकलती है। नामिक कहाँ है दोस्तों? पिथौरागढ़ में, नामिक ग्लेशियर जिसको हम बोलते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है गौरी गंगा, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी रामगंगा, तीसरा ऑप्शन है काली और चौथा ऑप्शन है पूर्वी रामगंगा नदी। अब यहाँ पर दोस्तों जिसे गहन अध्ययन है, काली नदी कभी नहीं हो सकता है क्योंकि यह लिपुलेख ग्लेशियर में या काली ग्लेशियर से निकलती है। गौरी नदी की बात करें तो दोस्तों यह भी आंसर नहीं है। और गौरी नदी जो है वो हम बोलते हैं ना कि गौरी गंगा का जो है गौरी गंगा और काली गंगा का मिलन होता है जौलजीबी में। गौरी गंगा मिलम ग्लेशियर से निकलती है। और लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम बात करें पश्चिमी रामगंगा तो दूधातौली के पठार से निकलती है। तो इसका आंसर होगा पूर्वी रामगंगा नदी। पूर्वी रामगंगा नदी दोस्तों नामिक ग्लेशियर, नामिक हिमानी से निकलती है। और यह जो वहाँ पर स्थान है पिथौरागढ़ में रामेश्वर, वहाँ पर यह सरयू नदी में मिल जाती है। 17वां क्वेश्चन, दूधातौली पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किन नदियों को पृथक करती है। दोस्तों कितना बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। दूधातौली पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किन नदियों को पृथक करती है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, दूधातौली है कहाँ पर? दूधातौली जो है वह पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा, ठीक है, इसके बीच में जो है ये है। इन तीनों में इसका प्रसार है। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, एक ऑप्शन है पिंडर और नयार नदी, एक ऑप्शन है रामगंगा और सरयू नदी, एक ऑप्शन है गौरी गंगा और भिलंगना नदी, और एक है पिंडर और पश्चिमी रामगंगा नदी। तो दोस्तों यहाँ पर समझने का है कि आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, किसी ऑप्शन तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। ये पूछता है कि दूधातौली का जो है, दूधातौली जो पर्वत श्रेणी है, इस तरीके से देखिए, दूधातौली की पर्वत श्रेणी किन नदियों को पृथक करती है। पृथक करती है मतलब अलग अलग करती है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो पिंडर और पश्चिमी रामगंगा, ठीक है, पिंडर और पश्चिमी रामगंगा की तरफ यदि हम जाएं तो हम देखते हैं कि पश्चिमी रामगंगा नदी दूधातौली के पठार से निकलती है, बिल्कुल निकलती है। और पिंडर नदी कहाँ से आती है दोस्तों? पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और वह कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। एक ऑप्शन तो ये है। एक ऑप्शन है दोस्तों पिंडर और नयार नदी, ये नहीं हो सकता। और एक है दोस्तों रामगंगा और सरयू नदी। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से तो डी होना चाहिए। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा ये पहली बार पूछा गया डिफरेंट क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कमेंट कीजिएगा। मेरा तो मानना है कि पिंडर और पश्चिमी रामगंगा ही होना चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद दोस्तों मैं जाऊंगा अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन, नचिकेता ताल कहाँ है दोस्तों? यह जो है उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी में नचिकेता ताल उग्र सरवा ऋषि के पुत्र उदलक के नाम पर बनाया गया है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। ओके, 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड की नहीं है। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है। बुक्सा भी है, थारू भी है, जौनसारी भी है, नागा नहीं है। 21वें प्रश्न में आते हैं दोस्तों, हर की दून बुग्याल कहाँ है दोस्तों? उत्तरकाशी में है, ठीक है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। आसन वेटलैंड उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों आसन वेटलैंड जो है वह देहरादून में है। इस पर आपको और भी चीज़ों को पढ़ना चाहिए। आसन वेटलैंड देहरादून में है। 2005 में इसको जो है आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया उत्तराखंड में, और यह पक्षियों के लिए फेमस है। और यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यह उत्तराखंड के में एकमात्र ऐसा वेटलैंड है जिसे मानसर क्षेत्र भी घोषित किया गया है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वें क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वत विस्तृत रंगमंडल एम्फी थिएटर जैसी घाटी में खड़ा है? दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है। यह कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वत, दोस्तों मैंने भी ये पेपर सीधे देखा और आपके साथ सॉल्व करने लग गया, मैंने भी इसको पहले से सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वत विस्तृत रंगमंडल यानी एम्फी थिएटर जैसी घाटी में खड़ा है? तो सुमेरु ऑप्शन में है, माणा पर्वत है, नंदा देवी है और मेरू है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, आपका जो सही आंसर होना चाहिए
वो होना चाहिए आपका जो है सुमेरु, ठीक है। और बाकी आप देखिए, अगर इसको कहीं से गूगल करके मिलेगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी इसको फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अलग से इसको सॉल्व करके किया हो, ठीक है। मैंने भी ये देखा है कि किन किन क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 2019-20 में उत्तराखंड में कुल आरक्षित वन का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी दोस्तों थोड़ा सा देख लीजिएगा, अभी इस पर कमेंट हम नहीं कर सकते हैं, मुझे नहीं आता है, ठीक है। ओके, 25वें क्वेश्चन की बात करें, क्योंकि अभी देखो श्योर नहीं हूँ, अब मैं कुछ आंसर बताऊंगा तो फिर आप कहेंगे कि ये गलत हो गया, देख लीजिएगा, ठीक है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल विभाग कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होना चाहिए राजस्व विभाग। इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों ईओ में भी कहीं देखा गया था। अब दोस्तों अगर हम इसकी बात करते हैं 2019-20 में उत्तराखंड में कुल आरक्षित वन क्षेत्रफल क्या है, तो दोस्तों अगर हम वन क्षेत्रफल की केवल बात करते हैं ना, तो वन क्षेत्रफल की जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ 45.44% वन है। तो उस हिसाब से, लेकिन ये आरक्षित पूछा गया है तो थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, कमेंट कीजिएगा अगर आपको ये क्वेश्चन आता हो तो। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में महिला उद्यमियों की संख्या सष्टम आर्थिक गणना 2012-13 के अनुसार सबसे अधिक थी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए देहरादून, ठीक है। एक बार पहले रिपीटेड क्वेश्चन है ये। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 अंक सेकंड के अनुसार उत्तराखंड में स्वरोजगारत व्यक्तियों का अनुपात 2019-20 में था। स्वरोजगारक मतलब जो स्वतः रोजगार कर लेते हैं, उसकी बात हो रही है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, मैंने कहीं पढ़ा है 63.8%, ठीक है। उसके बाद 28वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा कहा गया है? दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा नहीं कहा गया है, तो दक्षिण गंगा की बात करें तो दोस्तों आंसर होगा गोदावरी। अगर दक्षिण भारत की गंगा कहा होता तो आंसर होता कावेरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। 28 क्वेश्चन हो गए हैं। 28 के बाद 29वें क्वेश्चन की ओर जब हम जाएंगे दोस्तों, ये यहाँ है थोड़ा सा, ओके, यहाँ पर आते हैं। युवा विकास सूचकांक 2017 के अनुसार उत्तराखंड का समग्र भारत युवा विकास सूचकांक क्या रहा? तो दोस्तों ये रहा 9वां, ठीक है, 9वां आंसर होगा। हालांकि थोड़ा पीछे पूछ रखा है 2017 में, लेकिन इसका 9वां होना चाहिए, मैंने कहीं पढ़ा है। उत्तराखंड बजट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड ने अपने कुल व्यय का कितना प्रतिशत ऊर्जा पर आवंटित किया? तो दोस्तों इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 2.5%। उसके बाद हालांकि श्योर नहीं है, उत्तराखंड बजट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में दालचीनी घाटी विकसित की जाएगी? दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बुकों में मिल भी नहीं रहा है, लेकिन मेरे को याद है कि मुख्यमंत्री धामी जी ने घोषणा की थी कि नैनीताल और चंपावत में दालचीनी जो एक मसाला होता है, इसकी घाटी विकसित की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर चंपावत ऑप्शन में नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा नैनीताल, ये मुझे कंफर्म पता है, ठीक है। ओके, महात्मा गांधी की किस शिष्या ने ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की स्थापना की? तो दोस्तों मीरा बहन 1977 में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों जसपाल राणा, क्योंकि वो निशानेबाजी से संबंधित हैं, बाकी सब पर्यावरण से संबंधित हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम, यहाँ पर काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है लेकिन अब ये ख़त्म हो जाएगी जल्दी, ठीक है। राजी जनजाति उत्तराखंड के किस जनपद में निवास करती है? तो दोस्तों जिसका यह पेपर था वो गलत लगा के आया, उधम सिंह नगर, जबकि सही आंसर है पिथौरागढ़, ठीक है। उत्तराखंड में सीमांत अभियांत्रिकी संस्थान, दोस्तों बहुत गजब का क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तराखंड में सीमांत अभियांत्रिकी संस्थान SEI कहाँ पर स्थित है? अब दोस्तों इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। सीमांत मतलब देखिए, चमोली सीमांत है, उत्तरकाशी भी सीमांत है, पिथौरागढ़ भी सीमांत है, लेकिन दोस्तों अगर ध्यान दीजिए तो इन तीनों में जो सीमांत में अभियांत्रिकी मतलब होता है दोस्तों, जो है जिसको हम VTech वगैरह मतलब हम बोलते हैं, ये जो इंजीनियरिंग बोलते हैं उससे संबंधित। तो दोस्तों इंजीनियरिंग में नन्ही पर ही
नन्ही परी इंजीनियरिंग संस्थान जो हमारा पिथौरागढ़ है वही इसका सही आंसर है। और आप इसको चेक भी कर लीजिएगा, मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा है। SEI इसको बोलते हैं, सीमांत अभियांत्रिकी संस्थान। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा पिथौरागढ़। इसको तैयार कर लीजिएगा दोस्तों, किसी न किसी पेपर में ये क्वेश्चन फिर आएगा। इसको हम बोलते हैं नन्ही परी इंजीनियरिंग संस्थान जो है वही है ये आपका सीमांत वाला। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, मैं 36वें क्वेश्चन को छोड़िए, आप आइए 37वें क्वेश्चन में। कहता है कि उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पर्यटकों का आगमन 2020-21 में हो। तो दोस्तों आंसर है कॉर्बेट नेशनल पार्क। फिर एक क्वेश्चन है दोस्तों, हिमालय मेगा फूड पार्क उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है। वाह गजब का क्वेश्चन है, हिमालय मेगा फूड पार्क। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये बुकों में मिल जाएगा आपको, महुआ खेड़ा काशीपुर, इसका सही उत्तर है बी। उसके बाद बात करते हैं 39वें क्वेश्चन की। उत्तराखंड राज्य का प्रथम राज्य नर्सिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा देहरादून। ठीक है, उसके बाद राज्य 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। अब दोस्तों ये कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। तो दोस्तों ये जो सही आंसर इसका होगा वो होगा 22 स्वर्ण पदक। ठीक है, इसका जो है करेक्ट आंसर है 22 स्वर्ण पदक। ओके, फिर बात करते हैं निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2021 के अनुसार भारत के समस्त राज्यों के संदर्भ में उत्तराखंड की श्रेणी रैंक थी। दोस्तों ये 2021 पूछा है, अगर 22 होता तो दोस्तों होता 9वीं रैंक, लेकिन ये 2021 पूछा है। मैंने ये याद किया है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 19वां, क्योंकि पटवारी के पेपर के लिए हमने इसको खूब तैयार किया था। तो ये देखिए ये ओल्ड क्वेश्चन आ गया, तो ध्यान दीजिएगा 19वां इसका सही आंसर है। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को मैंने आपसे डिस्कस किया, हालांकि हो सकता है इसमें कुछ गलती भी हो सकती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और क्योंकि देखिए सर्वज्ञाता कोई नहीं होता है, जितना मुझे पता था मैंने आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आप इस ज्ञान से जो है लाभान्वित हुए होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।